सो हेलो नमस्कार, वेलकम अगेन। देखिए आज का जो सेशन आपके बीच में डील होने वाला है ना, ये सेशन थोड़ा स्पेशल रहेगा। स्पेशल क्यों कि हम लोग जो है ना चाहे क्रिमिनल वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या क्रिमिनल प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करें, चाहे आप जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलएलबी के सब्जेक्ट जो आपकी सीआरपीसी या बीएनएसएस हैं इनको ऑब्जर्व कर रहे हो। यकीन मानिए अगर हमें प्रोसीजर के बारे में जानकारी नहीं है ना, तो वो सेगमेंट उतना परफेक्टली हमारे माइंड में एंटर नहीं करता है जितना वो एंटर कर सकता है। तो आज के छोटे से सेशन के अंदर जो बेसिक बात मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो कंप्लीटली प्रोसीजर है। देखो मेरे पास जो प्रोसीजर है वो दोनों एंगल्स हैं। ये है ओल्ड क्रिमिनल लॉ और साथ ही साथ में ये है न्यू क्रिमिनल लॉ, यानी कि बीएनएसएस का सेगमेंट जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और साइमल्टेनियसली जो आपके सीआरपीसी का एंगल है वही बताने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि प्रोसीजर जो एंगल है स्टेप बाय स्टेप वो पहले भी वही था और अब भी वही है। यानी कि अगर मैं आपसे सच कहूँ ना, तो इस डायग्राम के अंदर मैंने कोई चेंजेज नहीं किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो है सेक्शंस के नंबरिंग बदल दिया है। बाकी जो एंगल पहले था वह का वो एंगल आपको अभी भी देखने को मिलेगा। आज इस मेन सेगमेंट के अंदर मैं जो पुलिस की या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो प्रिवेंटिव पावर होती है उस पर बात नहीं करूंगा। आज मेनली हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, ये जो एडजुडिकेशन अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब हिंदी में होता है न्याय निर्णयन। तो ये जो कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनके द्वारा जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसके बाद में क्या प्रोसेस की जाती है, किस तरीके से डील किया जाता है, उसको हम क्या करेंगे डिटेल से है जो समझेंगे। ठीक है, फोकस रखना है उन स्टेप्स पे जो बेसिकली आपके सामने आने वाला है। आपको एक बार सेक्शन नंबर को भी नज़रअंदाज कर जाना है। ठीक है, एक बार आप सेक्शन नंबर को भी इग्नोर कर दीजिए और मेनली मेरे साथ साथ क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर स्टेप्स के ऊपर क्या करना है, फोकस है जो करना है। देखिए जी, यहाँ पर आ जाते हैं। जब कभी भी ऑफेंस कमिट होता है ना, तो ऑफेंस कमिट होने के बाद में ऑफेंस की सूचना पुलिस को दी जाती है और वो होता है स्टेज एफआईआर का। एक प्रोसीडिंग यहाँ पे होती है। पुलिस जो है वो उस मामले के अंदर क्या करती है, अगर वो मामला कॉग्निजेबल नेचर का है, संज्ञेय अपराध है, कैसे पता चलेगा, आपके सीआरपीसी या बीएनएसएस के पीछे जो स्केड्यूल दे रखा है ना, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कर रखा है, अपराधों का वर्गीकरण, वहाँ से पता चलेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन का सेगमेंट शुरू होता है। पुलिस अपना काम करती है यहाँ पे। पुलिस का काम मतलब पुलिस जो है, जिन लोगों को लगता है कि भाई उनको ऑफेंस की जानकारी है, पुलिस उनके बयान स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती हैं, उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करती हैं। जिस व्यक्ति पे डाउट है कि उसने अपराध है जो कर रखा है, उसको भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। क्या वो अपनी कन्फेशन रिकॉर्ड करता है कि नहीं करता है। पुलिस को लगता है किसी जगह पे कोई एविडेंस मिल सकता है तो वहाँ पे पुलिस सर्च भी करती है और उसके लिए उसको कोई वारंट की ज़रूरत है जो नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन का मेन मकसद होता है एविडेंस इकट्ठे करना। तो पुलिस यहाँ पे क्या करती है, एविडेंस है जो कलेक्ट करती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लेकिन कब, जब ऑफेंस की सूचना इन्फो पुलिस को मिले। पुलिस सामान्यतः कभी भी शियो मोटो अपने स्तर पे एफआईआर लॉन्च नहीं करती है। कोई न कोई व्यक्ति आता है, उसको अपराध की सूचना देता है तो वहाँ पर होता है। हालांकि कुछ अज्ञात मामले होते हैं जहाँ पे पुलिस के द्वारा क्या किया जा सकता है, मामले को लेकर डेथ के कॉज को फाइंड आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन है जो किया जा सकता है, बट वो एक अलग प्रक्रिया। ओके, तो अगर कॉग्निजेबल केस है, सी फॉर कॉग्निजेबल, तो वहाँ पे एफआईआर होगी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। प्राइमा फेसाई यहाँ पे एफआईआर के दौरान वकील का डायरेक्ट रोल है जो नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एडवोकेट का वो रोल हो सकता है, जैसे पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया। अब जब अपराध कमिट होता है ना, तो पुलिस के पास में अरेस्ट करने के अधिकार भी है जो होता है। और सामान्यतः अपराध अगर कमिट हो रखा है, कॉग्निजेबल है, एफआईआर दर्ज हो रखी है, तो स्वाभाविक है कि पुलिस जो है बिना वारंट के वहाँ पे क्या कर सकती है, गिरफ्तार है जो कर सकती है। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, रीजनेबल डाउट एक तरीके से हो जाए तो यस। तो ये सेगमेंट होता है यहाँ पर एफआईआर प्रोसीडिंग का। इसका एक ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी कौन सा होता है, जहां पे अपराध चाहे कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो, संज्ञेय हो असंज्ञेय हो, वहां पे कंप्लेन है जो दर्ज की जाती है। ये जो कंप्लेन है वो दर्ज की जाती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में। ओके, न्यायिक मजिस्ट्रेट। हमेशा ध्यान रखना, कंप्लेन केस में कोई भी व्यक्ति बिना वकील के कोर्ट में नहीं जाता है। अगर मान लीजिए मुझे कंप्लेन फाइल करनी है किसी भी पर्सन के खिलाफ में, तो मैं क्या करूंगा, अपना एक एडवोकेट जो है वो इंगेज करूंगा और वो एडवोकेट मेरे बिहाफ पर कंप्लेन की ड्राफ्टिंग करेगा। यानी कि कंप्लेन ड्राफ्टिंग ये भी एडवोकेसी का एक पार्ट है, कंप्लेन ड्राफ्टिंग। कुछ मामलों में पता है एफआईआर ड्राफ्टिंग भी होती है।
कुछ इंटेलेक्चुअल या जो समझदार लोग हैं वो एफआईआर दर्ज करने से पहले एडवोकेट की क्या करते हैं, राय लेते हैं। और मैं सजेस्ट करता हूं कि हमेशा प्री एफआईआर आपको एडवोकेट को एक बार कंसल्ट करना चाहिए, चाहे आप फोन पर ही उसको कंसल्ट क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि एफआईआर वो डॉक्यूमेंट है जो एंड स्टेज तक जाएगा। आपको पता है ट्रायल कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक एफआईआर के पॉइंट्स पे बात है जो की जाती है कि एफआईआर के अंदर ये बिंदु नहीं था और आगे जाके स्टेटमेंट के अंदर ये वाली बात कही गई, आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरा एंगल यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एंगल आप सीआरपीसी और बीएनएसएस इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से साइमल्टेनियसली समझिएगा, क्योंकि यही डायग्राम वापस मैं स्विच करूंगा बीएनएसएस के अंदर। तो कंप्लेन होती है, कंप्लेन के अंदर क्या होता है, कंप्लेन की ड्राफ्टिंग की जाती है, रिटर्न के अंदर वो जो कंप्लेन पेश की जाती है, इस स्टेज पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करता है, कंप्लेनेंट को एग्जामिन करता है अपने एंड पे, और जो भी कोई विटनेस साथ में आ रखे हैं उनको भी एग्जामिन करता है। तो जब कंप्लेन करने जाते हैं तो ऐसे केस में कंप्लेनेंट को पहले वकील समझाता है कि देख भाई, तेरे को है ना यही बोलना है जो मैंने इसके अंदर लिखा है, इसके अलावा कोई दूसरी बातचीत है जो नहीं करनी। प्राइमा फेसाई पता चला कंप्लेन के ड्राफ्ट कुछ और किया हुआ है, वो कंप्लेन बोलते बोलते कुछ और बातें कह जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, फर्दर अगर मैं बात करूं आपके बीच में, तो एफआईआर और कंप्लेन ये दो रास्ते हैं, इन रास्तों के माध्यम से कॉग्निजेंस होगा। लेकिन एफआईआर के अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए, इस रिपोर्ट को कहा जाता है पीआर, पुलिस रिपोर्ट। यानी कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस क्या करती है, अपनी रिपोर्ट जो है वहां पे सबमिट है जो करती है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर या तो कॉग्निजेंस लिया जाएगा या कंप्लेन के आधार पर कॉग्निजेंस लिया जाएगा। अब इसमें एडवोकेसी के रोल की बात करें, एफआईआर ड्राफ्टिंग, कंप्लेन ड्राफ्टिंग, जब मान लीजिए उसको अरेस्ट किया जाता है तो बेल का सेगमेंट वहाँ पर आ जाता है, ये बेल वाला चैप्टर। यहाँ पे आपके सामने बेल की एप्लीकेशन आप फाइल करते हो। जैसे ही अरेस्ट हुआ कोई व्यक्ति, समझ लो वकील का रोल स्टार्ट, क्योंकि अब किसी व्यक्ति को आप बेल दिलाना चाहते हो तो इंडिविजुअल लेवल पे तो जाके बेल ले नहीं सकते, क्या करना पड़ता है, वहाँ पे कोर्ट के जरिए जाना पड़ता है, और कोर्ट के जरिए जाना है तो हमें एडवोकेट चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, इधर एक आपके सामने एडवोकेट का रोल है, एफआईआर ड्राफ्टिंग को लेकर एफआईआर एडवोकेट का रोल है, कंप्लेनेंट को लेकर एफआईआर का रोल है, फिर कोर्ट यहाँ पे कॉग्निजेंस लेगा। ये वो पहली स्टेज है जहाँ पे कोर्ट क्या करता है, किसी भी मामले को कंसिडर करता है, ऑन रिकॉर्ड है जो लेने वाला कामकाज। ठीक है, कॉग्निजेंस यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट किया देयर आफ्टर कुछ बातें हालांकि कोर्ट को ध्यान में रखनी पड़ती है कि कॉग्निजेंस जो है एक लिमिटेशन पीरियड में, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, अगर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा वाला अपराध है तो वहाँ पर आप इस लिमिटेशन चैप्टर को भूल जाओ, क्योंकि 3 ईयर प्लस इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंस के अंदर कोई लिमिटेशन प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है। 3 साल तक जो होता है ना उसमें अलग अलग लिमिटेशन है, जैसे ओनली फाइन 6 मंथ, 1 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर लिमिटेशन, 3 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर तक लिमिटेशन वगैरह वगैरह। ओके, तो ये पार्ट आपको क्या करना है, ध्यान में है जो रखना पड़ता है। कॉग्निजेंस यहाँ पर ले लिया, कॉग्निजेंस लेने के बाद में सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रोसेस इश्यू करने का। ध्यान से समझना इस बात को, प्रोसेस को इश्यू करना। ये क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है समन, वारंट। समन केस है तो समन जारी कर दिया ताकि एक्यूज को कोर्ट में ऑफिशियली बुलाया जा सके, और अगर वारंट केस है तो क्या किया जाए, वारंट है जो जारी किया जाता है। एक बात यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहता हूँ, नए वाले कानून के अंदर, यानी कि इस बीएनएसएस की मैं बात करूँ तो नए वाले कानून के अंदर इन्होंने एक प्रोविजन और डाला है कि अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च करते हो तो कंप्लेन लॉन्च करने में कॉग्निजेंस लेने से पहले कोर्ट क्या करेगा, एक बार उस व्यक्ति को सुन लेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है उसको वहां पे दी जाती है। ये बात आपके नए बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 223 में मेंशन है जो की गई है किसको, एक्यूज को मौका दिया जाता है। तो इश्यू ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर समन केस है तो समन जारी करना, और अगर वारंट केस है तो वहां पे क्या करना, वारंट है जो जारी करना, उसको बुलाया जाता है कोर्ट के अंदर, बुलाया जाता है। उसको जो कॉपीज़ हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी कॉपीज उसको सप्लाई की जाती हैं। आपको पता है, सपोज करो आप एक्यूज के एडवोकेट हो और आपके क्लाइंट को कोर्ट की तरफ से जो कॉपीज सप्लाई नहीं की गई है और फिर अकॉर्डिंगली आगे चार्ज वार्ज फ्रेम कर दिया गया, तो आप इस बात का ऑब्जेक्शन ले सकते हो कि भाई यहाँ पे जो है इस सेक्शन का जो कॉपी सप्लाई करनी थी वो सप्लाईज नहीं हुई है। तो ये एक ऑब्जेक्शन अपने आप में बाकायदा जस्टिफिएबल ऑब्जेक्शन है, इसको कंसिडर भी किया जाता है, क्योंकि कॉपीज़ के आधार पे तो आप डिफेंस तैयार करोगे ना। अगर प्रॉपर डिफेंस नहीं कर पाए तो ये तो आपके फेयर ट्रायल का फंडामेंटल राइट जो है ना वो वॉयलेट हो जाता है। ठीक, प्रोसेस इश्यू करने के बाद में फिर कोर्ट क्या करता है, फिर कोर्ट जो है लगता है कि मामले के अंदर दम है तो वहाँ पे कोर्ट बकायदा, देखो इसमें यहाँ पे कोर्ट चेक करता है कि सफिशिएंट रीज़न नहीं है तो एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन अगर सफिशिएंट ग्राउंड है तो कोर्ट फिर आगे चार्ज फ्रेम करता है। अब ध्यान से समझना,
एक होता है चार्जशीट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद अगर पुलिस को लगता है कि इस मामले में ऑफेंस होना पाया जाता है तो वो क्या करेगी, चार्जशीट है जो फाइल करती है। क्या करती है? चार्जशीट फाइल करती है। इस चार्जशीट को अपन चालान भी है जो कह सकते हैं, ठीक है। और वहीं पर जो कोर्ट, अगर कोर्ट को लगता है कॉग्निजेंस लेने के बाद में, है ना, तो वहां पे कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है मामले को डील करने के, तो कोर्ट क्या करता है, चार्ज फ्रेम करता है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, चार्जशीट अलग चीज है और चार्ज फ्रेम करना अलग चीज है। ये काम किसका है? ये काम है पुलिस का, और ये जो काम होता है वो होता है कोर्ट का, ठीक है। चार्ज फ्रेम करना और चार्जशीट फाइल करना। नाउ सी अब क्या होता है, चार्ज यहाँ पे फ्रेम किया जाता है और फ्रेम करने के बाद एक्यूज को पूछा जाता है कि भाई तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो, डू यू प्लीड गिल्टी। अगर वो कह देता है हाँ, तब तो उसको सजा दे के वहीं पे मैटर क्लोज हो गया। और अगर वो बोलता है ना, तो उस केस में फिर आगे अपन क्या करेंगे, एविडेंस की स्टेज पर चलते हैं। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। एक्यूज का वकील कभी भी अपने क्लाइंट को ये नहीं कहता कि तुम प्लीड गिल्टी कर लो, कभी नहीं कहता। वो यही कहता है कि भाई तुम ट्रायल क्लेम करना, क्योंकि अगर तुमने ट्रायल क्लेम नहीं की तो केस यहीं पे क्लोज हो जाएगा, नंबर 1। और दूसरा, तुम्हारा अपील का अधिकार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके हम अपील के चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि प्लीड गिल्टी के केसेस में अपील नहीं होती है एक्सेप्ट लीगलिटी ऑफ सेंटेंस। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज फ्रेम क्या है, यहाँ पे चार्ज फ्रेम करने के बाद में फिर उससे पूछा जाता है, वहां पे अक्सर मना करता है। जब मना करता है तो फिर ये होती है ट्रायल की स्टेज, एंड दिस स्टेज इज वेरी क्रूशियल। यहां पे आप समझ लीजिए कि सारा खेल एडवोकेट का। एक एडवोकेट अपना जो बेस्ट रोल है ना, वो कब प्ले करता है, ट्रायल के दौरान प्ले करता है। ट्रायल से पहले भी उसका कुछ खास रोल नहीं है, ट्रायल के बाद भी उसका कुछ खास रोल नहीं है। मेन रोल जो है वो ट्रायल के दौरान है। अब ट्रायल के दौरान होता क्या है, ट्रायल के दौरान एविडेंसेस को ऑब्जर्व किया जाता है। एविडेंस दो तरह के, डॉक्यूमेंट वाले एविडेंस, ऑरल विटनेस वाले एविडेंस वगैरह। तो उनको एक तरीके से क्रमबंधन, मार्शलिंग करना, पहले कौन सा एविडेंस पेश करना है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है। सामने वाले पार्टी ने यानी कि प्रोसिक्यूशन ने कोई एविडेंस पेश किया, कोई विटनेस पेश किया, उसमें कमियां निकालना, उसको रिबट करना, उसका क्रॉस करना, ये सारा खेल इसके अंदर आता है। एक मैं आपको बहुत शानदार लाइन सुनाता हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसी कला है जो सच्चे विटनेस को खामोश कर देती है और उस खामोशी से अपने क्लाइंट के फेवर के अंदर एक पॉइंट क्रिएट कर देती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। मतलब क्या होता है कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते करते सामने वाला बंदा भले ही सच बोल रहा है, लेकिन कितना भी सच्चा इंसान हो, सारी बातें एब्सोल्यूट तरीके से थोड़ा ना कह सकता है। तो वो उन्हीं लैक्यूना को इस्तेमाल करते हैं और वहां पे बोलते हैं कि अच्छा, इनको आपको ये बात आपको नहीं पता, इसका मतलब कहीं न कहीं जो है आपने जिस व्यक्ति को अपराध करते हुए देखा, हो सकता है कि वो अपराधी उस केस के अंदर कोई अन्य व्यक्ति हो जिसने सेम रेड शर्ट पहन रखी हो। आप बताइए हाँ या ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब वो विटनेस, आई विटनेस, फिर भी वो क्या बोल रहा है, हाँ हो सकता है, उसमें वो मना ही क्यों करेगा? तो इसी प्रोबेबिलिटी वो क्या कहते हैं, ग्राउंड है जो बना देगा। तो ना ये सारा खेल यहाँ पे होता है। अब इसमें क्या होता है, ट्रायल का बाइफर्केशन है। जैसे अगर सेशन का मामला है तो सेशन ट्रायल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मामला है तो वहाँ पे चेक किया जाएगा। वारंट केस का मामला है या समन केस का, 2 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट का केस है तो वारंट केस, है ना। वारंट केस भी दो तरीके के, पुलिस रिपोर्ट वाले या कंप्लेन वाले। फिर समन केस का मामला, और कुछ ऐसे अपराध होते हैं जहाँ पे समरी ट्रायल भी हो सकती है। समरी ट्रायल का प्रावधान यहाँ पे दे रखा है। तो इस केसेस के अंदर ये ट्रायल का नेचर जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मेन क्या है कि सबसे टेक्निकल होती है सेशन की ट्रायल, इसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद कम टेक्निकल है वारंट केस, पुलिस रिपोर्ट की ट्रायल। यहाँ पे सेशन के मुकाबले जैसे सेशन एक्सक्लूसिव टेस्ट चेक करना वो हट जाता है ना। प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद एक्विटल करना वो हट जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आते। लेकिन चार्ज फ्रेमिंग सेशन के अंदर इसमें इसमें तीनों के अंदर होती है। समन केस एक ऐसा मामला है जहां पे चार्ज फ्रेमिंग वैकल्पिक है, यानी कि ऑप्शनल है, ठीक। तो ये ट्रायल का प्रक्रिया यहां पे है जो चलता है। अब देखो क्या होता है, एक और ऑप्शन होता है जहां पे एक्यूज कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि साहब इस केस के अंदर जो भी है, मैं अपराध एक तरीके से मानने को तैयार हो जाता हूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जो विक्टिम है उसको कहा जाए कि एक बार जो है आपस में बैठ के इसको हम शॉर्ट आउट कर देते हैं। तो एक नया तरीका, प्ली बार्गेनिंग। लेकिन ये हर अपराध में नहीं होता है। जहाँ पे 7 ईयर्स से कम की सज़ा है ना, वहाँ पे
जहाँ पे महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे बच्चों के खिलाफ अपराध नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन प्रभावित नहीं होती है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अभिभावक चर्चा यानी कि प्ली बार्गेनिंग है जो कर सकते हो, और वो स्टेज आती है आफ्टर कॉग्निजेंस। ठीक है, यहाँ पर वो स्टेज आपके बीच में आती है प्ली बार्गेनिंग को लेकर। तो इस तरीके से ये आपके सामने चीज़ है। फिर अगर मान लो किसी हियरिंग पे बंदा अपियर नहीं हुआ तो उसको प्रोड्यूस कराने के लिए समन वारंट का तरीका अप्लाई किया जा सकता है। फिर यहाँ पे ना ये सारे के सारे इंट्रीम मेजर्स हैं। इंट्रीम मेजर्स का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो कि अगर आप क्या करना चाहते हो, दो या दो से ज़्यादा एक्यूज़ है, उनमें से एक एक्यूज़ को सरकारी गवाह बनाना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, आप बना सकते हो। शर्त यह है कि 7 ईयर प्लस का ऑफेंस है जो होना चाहिए। तो वो प्रोविज़न आपको जनरल प्रोविज़न इंक्वायरी ट्रायल में देखने को मिलेगा। जैसे कोई विटनेस कोर्ट नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो उसके एविडेंसेस रिकॉर्ड करना, तो कमीशन जारी करना, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। कभी कभार कुछ सीन ऐसा भी हो जाता है जैसे कि इन बिटवीन जो है मामला कंपाउंडिंग में जाना है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 359 BNSS कह दीजिए उसके अंदर। तो ये सब क्या है, ये ड्यूरिंग द ट्रायल एप्लीकेबल होने वाली चीज़ें हैं। स्वाभाविक सी चीज़ है, यहाँ पर भी वकील का रोल है, क्योंकि इन सब के लिए एप्लीकेशन लगाना वकील करेगा। तो आपको है ना बीइंग एन एडवोकेटिज्म का ड्राफ्टिंग सेगमेंट भी पता होना चाहिए, जो भी अपना पे क्या बहुत ही क्रूशियल है जो होता है। ओके, चलो जी, तो ये बात यहाँ पर आपके बीच में आ गई। इस तरीके से क्या होता है चीज़ों को डील जो किया जाता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है तो फिर जो है जज साहब क्या करते हैं, अपना जजमेंट देते हैं, निर्णय है जो सुनाते हैं। दिस इज द स्टेज ऑफ निर्णय, जजमेंट। ठीक, और वहाँ पे जो भी निर्णय हुआ एक्विटल का या एक तरीके से कन्विक्शन का, उसके अकॉर्डिंग मामला डील किया जाता है। फिर अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हो तो आपके पास में अपील वाला चैप्टर है। आपके पास, आपको लगता है कि सेंटेंस लीगल नहीं है या प्रोसीडिंग इरेगुलर रही, तो आपके पास ऑप्शन रिवीजन का भी है। लेकिन रिवीजन ऑप्शन वहाँ पर है जहाँ पे अपील का सेगमेंट नहीं है। ठीक है, आप दोनों चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, अपील भी फाइल कर दी, रिवीजन भी फाइल कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपके पास एक तरीके से क्या है, रेमेडी है। ये क्या होता है, ये रेमेडी की स्टेज है जो होती है। ठीक है, और फिर जैसे मान लो पूरा केस क्लोज हो गया, तो उस केस में आप प्रॉपर्टी को छुड़वाना चाहते हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई प्रॉपर्टी को सीज कर देती है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को छुड़वाना, डिस्पोज ऑफ करवाना, ये भी एक सेगमेंट क्या होता है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, प्रॉपर्टी का डिस्पोजल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो पुलिस ने सीज की है वो सिर्फ और सिर्फ केस के एंड में ही रिलीज की जा सकती है। ड्यूरिंग द ट्रायल भी क्या किया जा सकता है, आप कोर्ट को सेटिस्फाइड करते हो तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, रिलीज एजो कर सकता है। जैसे NDPS का मामला है, कार के अंदर जो है अफीम गांजा वगैरह पाए गए, तो कार भी पुलिस ने जब्त कर दी। अब पता चला वो कार किसी और व्यक्ति की है, अब वो और व्यक्ति कोर्ट में आके बताता है कि साहब मेरी कार चोरी हो गई थी और इन्होंने इस तरीके से, ये कार का नंबर है, ये मेरी रजिस्ट्री है, कॉपी है, RC का कॉपी है वगैरह वगैरह, तो वो पॉइंट वहाँ पे उसके लिए फेवरेबल बन सकता है। ड्यूरिंग ट्रायल भी कार को छोड़ा जा सकता है। तो ये सारा एक सेगमेंट यहाँ पर बनता है, एक पूरा का पूरा एक फ्लो बनता है। अपराध होना, FIR कंप्लेन होना, उसके बाद में कॉग्निजेंस, प्रोसेस इशू, फिर चार्ज फ्रेमिंग, फिर एक तरीके से ट्रायल वाला सेगमेंट, फिर उसके निर्णय आ जाएगा जजमेंट वगैरह का, फिर उसको चैलेंज है जो करना, प्रॉपर्टी है तो उसको डिस्पोज कब करना, और सजा को एग्जीक्यूट करना। सजा एग्जीक्यूशन में वकील का कोई रोल नहीं है। वहाँ पे फिर क्या होता है, कॉपी भेजी जाती, जजमेंट की कॉपी भेजी जाती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहाँ पे क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करवाता है। जैसे उदाहरण के लिए डेथ का केस है तो डेथ वारंट को एग्जीक्यूट कराना, इम्प्रिजनमेंट है तो जेलर के नाम से वारंट होता है, कमिटल का फाइन लगाया गया, जुर्माना लगाया गया तो फाइन का लेवी वारंट होता है। ऐसे करके सारी चीज़ें हैं जो एप्लीकेबल होती है। ओके, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और होता है, जुरिस्डिक्शन। तो अगर आप कंप्लेन एडवोकेट हो, कंप्लेन ड्राफ्ट कर रहे हो, तो ध्यान रखना आपको अप्रोप्रिएट कोर्ट के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और इसका सीधा सा तरीका है कि कौन सा पुलिस थाना किस कोर्ट में आता है, ये आइडेंटिफाई कर लो, तो आपका काम क्या हो सकता है वहाँ पे, काफ़ी हद तक ईजी गोइंग, आसान है जो हो सकता है। तो ये थी प्रक्रिया। इसमें आपको प्रिवेंटिव मेजर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिवेंटिव मेजर अलग चीज़ हो गया, ये बात कर रहे हैं ऑफेंस होने के बाद का सीन। अभी सेम टू सेम प्रक्रिया आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपके BNSS के अंदर भी ये सेम प्रक्रिया है। बदलाव चैप्टर नंबर का है, सेक्शंस का है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का सेक्शन जो है आप लोगों ने एक प्रॉपर वे में ऑब्जर्व किया होगा, समझा होगा। और आखिर में 2-3 बातें आपको और बताना चाहता हूँ। बीइंग अ एस्पिरेंट, बीइंग अ लॉ एस्पिरेंट, जुडिशियल एस्पिरेंट या कोर्ट प्रैक्टिस एस्पिरेंट अगर आप हैं, तो हमें कहीं कहीं है ना, जितने ज़्यादा हो सके कोर्ट के ऑर्डर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। एक कोई एग्जाम्पल देता हूँ,
जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पे गए, वहाँ पर आपने ऑप्शन देखा सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर कोर्ट ऑर्डर्स में डेट वाइज कोर्ट ऑर्डर्स। तो आप देखना, चाहे कोई भी केस हो, जितने ज़्यादा आप वहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर्स की कॉपी देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये वाली स्टेज है, मतलब चार्ज फ्रेमिंग वाला स्टेज वाला मामला यहाँ पे हो रहा है ना। प्लीड गिल्टी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपके बीच में आ रहा है। यहाँ पे एडजॉर्नमेंट डिफेंस के एविडेंस के लिए किया गया है। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को रिबट करने के लिए डिफेंस को अगली डेट दी गई है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपके सामने अपीयर जो होती है। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट कीजिए, मज़ा आ जाएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इस सेशन को अगर आप 1, 2 या 3 बार देखेंगे ना, तो कहीं कहीं आपके दिमाग के अंदर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और हो सके तो साथ ही साथ में जो लिंकिंग के बेयर एक्ट्स हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता वगैरह, उनको ऑब्जर्व ज़रूर करना। उससे क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको ना सेक्शन लिंक्ड भी दे रखे हैं, ताकि आप एक सेक्शंस का को रिलेट करते हुए दूसरे सेक्शन पे जा सकते हैं, जहाँ पे रिलेवेंट बात का आपको दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू देखने को मिलेगा। ओके, इतना ही नहीं, अगर आप न्यायिक सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से डील कर रहे हैं, तब तो आपको बेयर एक्ट के हर एक पॉइंट पे गहराई में जाना। आज सिर्फ मैंने आपके सामने एक बेसिक बर्ड व्यू रखा है कि कोई भी क्रिमिनल प्रक्रिया किस तरीके से फ्लो में चलती है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, एक छोटा सा एस्पेक्ट है। इसी तरीके के सेशन आपके बीच में और भी कंडक्ट करूंगा। एक रिक्वेस्ट आपसे मैं और करूंगा, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसका एक क्लास खल्लास मैंने आपके लिए यूट्यूब पर भी ले रखा है। मैं चाहता हूँ इसी चैनल पे, लिंकिंग लॉज के चैनल पे, तो आप जो हैं लिंकिंग लॉज के यूट्यूब चैनल पे BNSS एक क्लास खल्लास 3-4 घंटे का सेशन होगा, उसको ज़रूर ऑब्जर्व कीजिएगा। उससे आपको इसी टॉपिक के बारे में और गहराई से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, थ्योरी को जाने बिना प्रैक्टिस अधूरी है, और प्रैक्टिकल सेगमेंट को किए बिना थ्योरी कभी इफेक्टिव नहीं होती। थैंक यू सो मच। लिंकिंग लॉ के साथ कनेक्टेड रहना नेक्स्ट एपिसोड के लिए। थैंक यू।